Good morning, children. Welcome to English class. Today we'll read the next lesson from the Beehive book, that is lesson 4, A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein. We all know him as a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. So, this chapter is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert interest in mathematics and physics and also his humanistic attribute. All these things have been highlighted in this story. Now, that is why the title of the chapter is A Truly Beautiful Mind, and we all wonder that how can be the scientist mind be beautiful, because in this lesson we get to know another aspects of Albert Einstein. He had humanistic attribute also. He advocated world peace. He advocated non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. So children, with this introduction, let us begin reading the chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. तो चिल्ड्रेन, यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को जर्मन की एक सिटी है जिसका नाम था उल्म। तो इस उल्म सिटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे ना चिल्ड्रन, तो इनको देख करके किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो छोटा सा बालक है वो एक दिन बहुत महान व्यक्ति बनेगा। यानी किसी को ये भरोसा नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान व्यक्ति भविष्य में बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर फ्रीक वर्ड है। फ्रीक मतलब ये जो पैदा हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो जब इनकी माँ ने उनको देखा था तो उन्हें ये लगा कि ये नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी तरह ये नहीं थे, ये थोड़े से एबनॉर्मल थे। एबनॉर्मल मतलब कि वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। तो जब पैदा ही हुए थे तभी ही इनकी माँ ने उन्हें देख करके ये अंदाज़ा लगा लिया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एबनॉर्मल पर्सन हैं। क्यों ऐसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया था, क्यों सोचा था, आखिर क्या चीज़ थी जिसको देख करके इन्हें ये लगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। चिल्ड्रन, देखिए बताते हैं। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। तो उनके लिए जब उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये एक एबनॉर्मल पर्सन है, जब उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर देखा चिल्ड्रन, तो सिर नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा इनका यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर बहुत बड़ा था। तो जब इन्होंने देखा एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर तो नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अधिक बड़ा है, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, ये एबनॉर्मल हैं। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म ही हुआ था तभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ये नन्हा सा छोटा सा बालक आगे चल कर के एक बहुत ही ग्रेट मैन बनेगा, बल्कि ये सोचा गया कि ये एक एबनॉर्मल बच्चा है जो कि मेंटली भी रिटार्डेड है, यानी मेंटल लेवल में भी वो थोड़ा कमज़ोर है, उसकी विजडम अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। देखिए, अब इसमें बताया जा रहा है ना
कि जब ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने देखा कि माँ ने एबनॉर्मल क्यों समझा, क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में ये बता दिया गया, ये साबित हो गया कि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल थे दूसरे बच्चों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जब वो 2.5 साल के हुए चिल्ड्रन, तो वो जैसे दूसरे बच्चे 2.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, लेकिन ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये बिल्कुल बोलना नहीं सीखे थे, बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Uttered means होता है spoke, बोलना। तो जब वो 2.5 साल के थे तब तो वो बोलते ही नहीं थे, और जब उन्होंने बोलना सीखा चिल्ड्रन, तो हर शब्द को 2-2 बार बोलते थे, ये उनकी हैबिट थी। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े होते गए, तो जब वो अपने प्लेमेट्स मतलब जिनके साथ वो खेलते थे, तो जब वो अपने प्लेमेट्स के कांटेक्ट में आए चिल्ड्रन, तो जो प्लेमेट्स ने ये आकलन किया कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करते थे, और जो इनके साथी मित्र दोस्त कहो, तो ये सारे लोगों ने, इन बच्चों ने इनको एक अलग नाम दे दिया, ब्रदर बोरिंग। अब ये बच्चे उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। सो चिल्ड्रन, बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते थे, क्यों? ये मिक्सअप नहीं होते थे क्योंकि, तो बच्चों ने इनका नाम ब्रदर बोरिंग रख दिया। एंड नो चाइल्ड कम इन कॉन्टेक्ट विद हिम, नो चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम। तो क्या हुआ चिल्ड्रन, अब ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अब ही स्टार्टेड लिविंग अलोन। तो ये अब अपने में ही रहते थे, अपने अकेले रहते थे, अपने अकेले ही जो खेलना होता था खेला करते थे। He specially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन बच्चों से, दूसरे बच्चों से मिक्सअप नहीं होते थे चिल्ड्रन, तो ये अकेले अपने में ही रहते थे, अपने टॉयज़ से इन्हें बहुत प्रेम था। तो टॉयज़ से जब ये खेलते थे तो यहीं से अंदाज़ा लग जाता था कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनको फ़िज़िक्स सब्जेक्ट से आगे चल कर के बहुत ही प्रेम होगा, यानी ये फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे होंगे। तो जब ये हमेशा टॉयज़ से खेलते थे, तो चिल्ड्रन टॉयज़ में क्या होता है कि हमेशा टॉयज़ में नीचे व्हील लगी रहती थी। तो ये जो व्हील्स होती थी हर टॉयज़ में, चाहे वो एरोप्लेन हो या मोटर गाड़ी हो, कोई भी जो भी ये टॉयज़ से खेलते थे, सब में नीचे व्हील लगी होती थी। तो अब ये इतना ज़्यादा इनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि जो टॉयज़ होती है, टॉयज़ के नीचे व्हील होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जब इनकी बहन पैदा हुई जिनका नाम था माजा इनकी छोटी बहन थी चिल्ड्रन, जब ये पैदा हुई तो इन्हें भी, मतलब माजा को भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टॉय ही समझा, और बड़े गौर से उसको निरीक्षण करने लग गए, और फिर उन्होंने कहा कि अरे इसके तो व्हील ही नहीं है। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो फिज़िक्स सब्जेक्ट से आगे चल कर के हमें पता पड़ेगा कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में उनकी दिलचस्पी बहुत अधिक थी। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने उनके बारे में ये सोचा कि ये नॉर्मल नहीं है, उनके जो प्लेमेट्स थे वो इंटरैक्ट नहीं करते थे, और जिसके कारण वो अकेले ही खेला करते थे। तो खेलने के लिए वो जो टॉयज़ का इस्तेमाल करते थे वो सारे में व्हील लगी होती थी, और जब इनकी बहन पैदा हुई ना चिल्ड्रन, तो बहन को भी इन्होंने टॉय ही समझा, और बड़े गौर से देखते हुए कहते हैं कि अरे इसके तो व्हील ही नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो चिल्ड्रन धीरे धीरे वो बड़े होते गए और स्कूल में पढ़ने लग गए. तो एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे चिल्ड्रन, तो हेडमास्टर उस समय में प्रिंसिपल की तरह ही होता था. तो एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो आइंस्टाइन है, अगर ये भविष्य में कुछ प्रोफेशन चूज़ भी करता है, यानी उन्होंने नेगेटिव थॉट अपने बताए कि अगर ये कोई प्रोफेशन भविष्य में चूज़ भी करता है तो उसका जो प्रोफेशन है कोई मतलब का नहीं है. यानी अगर इफ़ द चाइल्ड मेक्स एनी टारगेट टू अचीव दैट, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा, आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही कमज़ोर है और वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता. ये किसके थॉट्स थे चिल्ड्रन? ये जो हेडमास्टर है, उस हेडमास्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिताजी से यानी फादर से कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ प्रोफेशन चुनता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा. तो ये नेगेटिव थॉट उन्होंने, जो हेडमास्टर थे, उन्होंने आइंस्टाइन के फादर से कहा. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. अब चिल्ड्रन, जब इनके फादर को ये पता पड़ा कि ये मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड है, इनमें ब्रेन कम है, तो इन्हें बड़ी चिंता हो गई. माँ भी चिंता में डूब गई. लेकिन जब ये चिल्ड्रन छोटे ही थे, यानी 6 इयर्स की एज में थे, तो इनकी माँ ने इन पर प्रेशर बनाया कि तुम वायोलिन सीखो, यानी इनको वायोलिन प्ले करना सिखाना शुरू कर दिया. अब ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो धीरे धीरे सीखते सीखते वो एक बहुत अच्छे वायोलिनिस्ट बन गए चिल्ड्रन. वो बहुत अच्छा इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने लग गए. और यहाँ पर जैसे एमेचर एक न्यू वर्ड आप देख रहे हैं, जिसका मतलब है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन. यानी अब ये जो वायोलिन में बहुत अच्छा पारंगत इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन फिर भी इस मतलब चीज़ को उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बनाया. यानी उनकी माँ का मानना था कि ये जो इन्होंने पारंगत हासिल की है, जिसमें ये एक्सपर्ट हो गए हैं, इसको वो कभी अपना प्रोफेशन नहीं बनाएंगे. देखिए चिल्ड्रन, कभी होता है ना, जैसे हम म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं तो हम उसी से अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं. तो जब ये वायोलिन बजाने में बहुत अच्छे हो गए, तो इनकी माँ का विचार था कि ये वायोलिन बजाएंगे, लेकिन उससे ये पैसा अर्न नहीं करेंगे. उससे सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने खाली समय में अपने मन को बहलाने के लिए ही वो इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस चीज़ को वो अपना प्रोफेशन नहीं बनाएंगे, जीविका का साधन नहीं बनाएंगे. आगे देखते हैं. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल. यहाँ पर प्यूपल मतलब होता है चिल्ड्रन स्टूडेंट, विद्यार्थी. तो लेकिन जो कि अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि हेडमास्टर ने नेगेटिव थॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को दिए थे कि आपका बेटा कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता, वो कुछ भी प्रोफेशन चूज़ कर ले लेकिन वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है. लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है चिल्ड्रन कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो एक बहुत अच्छे वायोलिनिस्ट बन गए और धीरे धीरे जब वो बड़े होने लग गए,
तो पता पड़ता है कि ये एक अच्छे विद्यार्थी भी बने। जैसे कि दिया गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल। बैड प्यूपल मतलब वो एक ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि जो बेकार बच्चों में आए, जिनकी इंटेलिजेंट कम हो, इस तरह के ऐसे नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. अब देखिए चिल्ड्रन, अब इनके बारे में क्या आगे बता रहे हैं ऑथर कहते हैं कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये एक बैड पीपल नहीं थे, एक अच्छे विद्यार्थी थे। और जब ये हाई स्कूल जब हाई स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे, उस समय इन्होंने ये म्यूनिक में थे, तो उसी समय इनकी जो फैमिली थी ना चिल्ड्रन, ये 15 महीने पहले ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। तो पहले तो ये उल्म में रहते थे जर्मनी के, तो जब ये एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 मंथ के थे, यानी 15 मंथ के थे चिल्ड्रन, तभी ही इनके जो पेरेंट्स हैं वो म्यूनिक में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो म्यूनिक में आए थे और वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी चिल्ड्रन। और जब ये हाई स्कूल में आए तो इन्होंने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। आइंस्टाइन hated the school regimentation and often clashed with his teacher। तो यहाँ जब म्यूनिक में जब उन्होंने हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स से, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स पाए और अच्छे नंबरों से पास हुए, तो उन्होंने इस स्कूल में एक चीज़ पाया, उन्हें यहाँ का रेजिमेंटेशन मतलब होता है चिल्ड्रन स्कूल के नियम कानून। तो यहाँ के जो नियम कानून स्कूल के थे चिल्ड्रन, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये जो आइंस्टाइन थे, उन्हें इस स्कूल में अब आगे अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस रूल्स रेगुलेशन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए कभी कभी तो ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। कभी क्लैश्ड विद हिज टीचर मतलब जैसे कि कभी कभी आप लोग भी टीचरों से अननेसेसरी बात कर लेते हो, बोलते बोलते एक तरह से लड़ाई करना शुरू कर देते हो, बातों से लड़ाई करते हो चिल्ड्रन। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जब हाई स्कूल पास कर लिए तो उसी समय इनकी अक्सर टीचरों से भी बातचीत ज़्यादा हो जाया करती थी। तो अब इनको ये जो म्यूनिक जो स्कूल था, म्यूनिक में जो स्कूल था, उस स्कूल का रेजिमेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब इन्होंने क्या किया चिल्ड्रन, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो स्टिफल क्या होता है चिल्ड्रन, ऐसे स्कूल में अब ये यहाँ पर पढ़ना नहीं चाह रहे थे, इनको बड़ा स्टिफल यानी सफोकेशन होने लग गया। अब उनको उस स्कूल में जहाँ इन्होंने हाई स्कूल किया, वहाँ पर इनको सफोकेशन होने लग गया। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे और अक्सर टीचरों के साथ इनका क्लैशिंग भी हो जाता था। तो अब इनको यहाँ पर सफोकेटेड होने लग गया, घुटन सी होने लग गई। और फिर चिल्ड्रन इन्होंने ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड यानी यहाँ पर इसका मतलब आएगा कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, यानी ही डिड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज़ इन दिस स्कूल, बल्कि उन्होंने इस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर यानी एक साल पहले ही ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इनके पिताजी मतलब इनके पेरेंट्स जो हैं, मम्मी और पापा, मदर फादर, ये लोग मिलान में शिफ्ट हो गए थे चिल्ड्रन। और ये अपना यहाँ पर म्यूनिक में ही पढ़ रहे थे। तो जब ये म्यूनिक में ही पढ़ रहे थे यानी एक साल पहले ये जो इनके पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बच्चे को अपने रिलेटिव्स के पास ही छोड़ दिया था और वो मिलान चले गए थे।
After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब चिल्ड्रेन जब इन्होंने मना किया कि अब हम इस म्यूनिक के जो स्कूल है उसमें हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो पहले तो इनके पेरेंट्स से भी इन्होंने बात की। उनके पेरेंट्स तो पहले माने नहीं। उसके बाद लंबे प्रोलॉन्ग मतलब लंबी डिस्कशन बातचीत के दौरान जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको उनके पेरेंट्स ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, अगर तुम उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, वहाँ पर इन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। यानी स्विट्ज़रलैंड में जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो म्यूनिक है वहाँ का रेजिमेंटेशन ज़रा भी फ्लैक्सिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये पाया कि ये जो स्विट्ज़रलैंड में जब इन्होंने अपनी स्टडीज़ चालू करने का निर्णय किया तो वहाँ का रेजिमेंटेशन लिबरल था चिल्ड्रन, मतलब वो थोड़ा सा फ्लैक्सिबल था, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून नहीं थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब चिल्ड्रन जैसे कि अब शुरू से ही पता पड़ गया था, जब ये टॉयज़ वगैरह खेलते थे तभी से अंदाज़ा लग गया था कि दिस स्मॉल चाइल्ड विल बी गुड इन फिज़िक्स। तो ऐसा ही हुआ। अब जब जो आइंस्टाइन है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनको भगवान की ओर से, ईश्वर की ओर से एक गिफ्ट था कि वो मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और बहुत अच्छे थे। यानी फ़िज़िक्स और मैथ्स सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे थे और ये गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और इसलिए उन्होंने स्कूलिंग करने के बाद, स्कूलिंग मतलब इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. अब यहाँ पे बताया जा रहा है थोड़ा सा, अब क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो इनकी थोड़े से फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है सिर्फ उनको साइंस में ही रुचि थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो अब ये बड़े हो गए थे, ये और भी किसी अन्य चीज़ों में भी दिलचस्पी रखते थे। जैसे कि आप चित्र सामने देख रहे हैं ना चिल्ड्रन, तो इनकी मूंछ के बारे में बताया गया है। जैसे इनकी मूंछ चित्र में आप देख रहे हो, तो जब ये जवान हुए, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम लुकिंग इनकी अपीयरेंस थी, और उस पर इनकी ये जो मूंछ थी, ये मूंछ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खिलती थी, बहुत अच्छा लुक देती थी। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ साइंस के में ही रुचि नहीं थी, बल्कि और भी कई चीज़ों में, दूसरे चीज़ों में भी रुचि थी। साइंस सब्जेक्ट ही सिर्फ एकमात्र उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था। अब बड़े हो गए, बहुत ही गुड लुकिंग हो गए। आगे देखते हैं। सो चिल्ड्रन, अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. Now यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये सिर्फ मैथ्स फिज़िक्स में ही इंटरेस्ट नहीं रखते थे चिल्ड्रन, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। जैसे कि इनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। अब वो लड़की बहुत ही क्लेवर थी, बहुत ही शार्प माइंडेड थी, इंटेलिजेंट थी। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो इस लड़की
के साथ भी उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी ही लाइक द कंपनी ऑफ दिस मिलेवा मैरिट, जिसे वो क्लेवर भी मानते थे, शार्प माइंडेड भी मानते थे और एक अच्छी लड़की मानते थे. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब यहाँ पे जो यंग गर्ल यानी मिलेवा के बारे में बता रहे हैं चिल्ड्रन, ऑथर कह रहे हैं कि दिस यंग सर्ब, सर्ब मतलब सर्बिया. तो यहाँ पर ये जो मिलेवा मैरिक थी ये सर्बिया से आई थी चिल्ड्रन, स्विट्ज़रलैंड में, और यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में पढ़ने के लिए आई थी. तो ये जो गर्ल है ये सर्बिया की थी और यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में क्यों आई थी चिल्ड्रन? क्योंकि उस समय जो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक ही यूरोप की एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वीमेन को डिग्री मिलती थी चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर ही अगर कोई लड़की पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती थी और उसे डिग्री मिल सकती थी. तो ये जो मिलेवा है वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में, जो कि यूरोप में ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, यहाँ पर वो पढ़ने आई थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines. अब देखिए यहाँ पर ये फिलिस्टाइंस वर्ड है. ये फिलिस्टाइंस वर्ड क्या होता है चिल्ड्रन? फिलिस्टाइंस वो लोग होते थे चिल्ड्रन उस ज़माने में जब ये मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ज़माना था. तो उस समय उन लोगों को फिलिस्टाइंस कहते थे जो कि म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर जो सब्जेक्ट लेता था, जो पढ़ता था, तो वो लोग इन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले जो लोग थे उनको ये लोग पसंद नहीं किया करते थे और इन्हीं को नाम दे दिया गया था फिलिस्टाइंस. क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो जब ये आइंस्टाइन और मिलेवा आपस में मिले तो इन लोग का आपस में इंटरेस्ट बढ़ा और दोनों ही एक फ्रेंड हो गए, मतलब अच्छे दोस्त हो गए. यहाँ पे एले वर्ड दिया गया है ना चिल्ड्रन, एली, तो दैट इंडिकेट्स दैट बोथ ऑफ देम आर गुड फ्रेंड्स. और ये दोनों ने मिल करके फिलिस्टाइंस यानी उन लोगों के अगेंस्ट थे जो कि लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट्स को पसंद नहीं करते थे चिल्ड्रन. क्लियर? Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि जब ये मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के थॉट्स भी एकदम एक ही थे, भले वो मैथ्स फिज़िक्स में इंटरेस्ट लेते थे लेकिन इसके अलावा उन्हें म्यूज़िक, लिटरेचर और आर्ट में भी इंटरेस्ट था. तो उस ज़माने में जो भी स्टूडेंट म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता था उसे लोग पसंद नहीं करते थे. तो अब ये दोनों लोग भी म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर में ये इंटरेस्ट रखते थे, तो इन लोग भी फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट हो गए थे चिल्ड्रन. आगे देखते हैं. द कपल फेल इन लव. अब क्या हुआ कि ये जब ये दोनों मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइंस जब ये फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट हो गए तो वहाँ पर सब लोगों ने इनको नापसंद किया. और नापसंद करने वाले कौन लोग थे चिल्ड्रन? इनके अपने ही थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली जो थी और इनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इनके जो कलीग्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए कि भाई ये लोग साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं और इनका इंटरेस्ट लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट में है, तो अब ये इनको नापसंद करने लग गए. और यहाँ पर जो फिलिस्टाइंस वर्ड दिया गया है चिल्ड्रन वो उन लोगों के लिए दिया गया है जो कि म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं रखते थे. तो यहाँ पर फिलिस्टाइंस कौन हो गए?
मिलेवा एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली और मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कलीग्स थे, जो मतलब उनके फ्रेंड्स थे, वो सब अगेंस्ट हो गए। द कपल फेल इन लव, धीरे धीरे ये दोनों में स्नेह हो गया, प्यार हो गया। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब चिल्ड्रेन, जब इन दोनों का आपस में इंटरेस्ट हो गया, दे फेल इन लव विद ईच अदर, तो अब ये लोग, जैसे कि आज के ज़माने में लोग लव लेटर लिखते हैं, तो उस समय ये लोगों ने भी लेटर्स को आपस में शेयर करना शुरू किया, आदान प्रदान किया। लेकिन इनके लेटर्स में कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं होते थे। ये आपस में जो लेटर्स भी इनके होते थे उसमें भी साइंस के ढंग से ही, क्योंकि ये एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस के माध्यम से ही इनकी चिट्ठियाँ जाती थी। उसमें कोई भी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं लिखी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर एक चिट्ठी उन्होंने, कुछ उनके सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि रोट आइंस्टाइन, उसके बाद क्या लिखते थे वो चिट्ठी में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। ये थे उनके विचार, ये था उनका अफेक्शन, ये था उनका तरीका अपने प्रेम को रखने का। तो अब वो चिट्ठियाँ भी लिखते थे, तो चिट्ठी में किस तरह से चिट्ठियाँ लिखते थे अपने लवर्स को, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि कितना अच्छा और मैं गर्वान्वित महसूस करूँगा जब हम दोनों मिल करके जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम विक्टोरियस हो जाएं, यानी विजयी हो जाएं। हम दोनों मिल करके रिलेटिविटी पर जो काम हम कर रहे हैं, काश हम दोनों मिल करके उस काम में कामयाब हो, उसका कंक्लूजन निकले, हम विजयी हों। तो ये इनका टारगेट था और इसी तरह के शब्दों का यूज़ वो अपने लव लेटर्स में भी लिखते थे। क्लियर चिल्ड्रन? In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर 1900 में जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो गए और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दी, तब तक वो काम नहीं कर रहे थे, यानी किसी जॉब में वो नहीं थे। क्या करते थे वो? ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स। वो क्या करते थे? वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते थे, प्राइवेट लेसन्स देते थे, और ये काम करते करते उन्हें 1902 में जॉब मिल गई चिल्ड्रेन। और ये जॉब कहाँ मिली उन्हें? जर्मनी में ही बर्न सिटी है, उस सिटी में इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के पद पर इन्हें नौकरी मिल गई। तो चिल्ड्रेन 1900 से लेकर के 1901 तक ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये बेरोज़गार थे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बैठे रहे। इन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट लेसन्स देना शुरू किया, और फिर इन्हें 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न, जो कि एक सिटी है जर्मनी में, वहाँ पर इनको नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब इनका काम क्या था चिल्ड्रेन? इनका काम ये था कि जो दूसरे लोग आते थे वो अपने इन्वेंशंस को लेके आते थे, तो उनको वो चेक करते थे कि ये इन्वेंशन इनके अपने ही है कि नहीं, और फिर उनको पेटेंट देते थे। पेटेंट मतलब ये अधिकार दे देते थे कि वो अपने इन्वेंशंस को कर सकते हैं। तो ये काम करते करते इन्होंने
सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को भी डेवलप करना शुरू कर दिया. He said to have jokingly called his destroyer at the work the Bureau of Theoretical Physics. तो चिल्ड्रेन ये नौकरी तो कर रहे थे टेक्निकल एक्सपर्ट की, तो वहाँ पर नौकरी करते करते इन्होंने चुपके से अपने आइडियाज़ भी डेवलप करना शुरू किया. और वो कहते हैं कि अपने जिस डेस्क पर वो काम कर रहे हैं, जिस पद पर वो काम कर रहे हैं, उस डेस्क को कहते हैं कि दिस इज़ अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स, यानी ऑफिस ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स. यानी यहाँ से वो अपने इन्वेंशंस उन्होंने करना शुरू किया फिज़िक्स से रिलेटेड, इसीलिए वो अपने डेस्क का नाम ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स के रूप में लोगों को बताते हैं. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये लिखा गया था कि टाइम और डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं है. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Now, again, this is related to physics. Albert Einstein's special theory of relativity gave us this basic formula of physics, that is E is equal to mc square. E stands for energy, m stands for mass, and c stands for the speed of the light in a vacuum. Here, vacuum means where there is no air, and the speed of light in vacuum is about 3 lakh km per second. Now, when you want to put this relativity into simple words, Einstein said that when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. And when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आपको टाइम की फीलिंग अलग अलग होती है. जब आप किसी अच्छी सी लड़की के साथ बैठते हैं तो ऐसा लगेगा कि 2 घंटे भी 2 मिनट में जल्दी से बीत गए, और जब आप गरम स्टोव पर बैठते हैं तो आपको 2 मिनट भी 2 घंटे की तरह लगता है. एंड दैट इज़ व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन वांट्स टू से इन दिस theory of relativity. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Here children, unraveling means starting to fail. जब एल्बर्ट आइंस्टाइन फिज़िक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तभी उनकी प्राइवेट लाइफ फेल होने लग गई. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. क्यों फेल होने लग गई उनकी प्राइवेट लाइफ चिल्ड्रेन? क्योंकि एल्बर्ट का विचार था कि वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी कर लेंगे, लेकिन उनकी माँ उनके इस फैसले के अगेंस्ट में थी. माँ का सोचना था कि she thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. माँ का मानना ये था कि वो मिलेवा जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से उम्र में सिर्फ 3 साल बड़ी थी, उनके अनुसार वो ऐसा महसूस करती थी कि मिलेवा एल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत बड़ी है. इसके अलावा शी हैज़ one more problem. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. और उनको एक समस्या ये भी थी क्योंकि मिलेवा एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह बहुत ही ब्रिलियंट थी, शार्प माइंडेड थी. तो वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, वो एल्बर्ट से कहती थी कि वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही
स्टडियस है, वो भी एक किताबी कीड़ा ही है। ऐसा वो क्यों कह रही थी चिल्ड्रन? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि उन्हें एक घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो कि परिवार की देख रेख अच्छे से कर सके, गृहस्थी अच्छे से संभाल सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिलेवा भी इंटेलिजेंट है और एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह वो भी पूरा दिन किताबें पढ़ती रहती है, तब उन्हें ये यकीन हो गया कि ये लड़की गृहस्थी संभालने के काबिल नहीं है। इसलिए उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी मिलेवा से नहीं कराऊंगी। और इस तरह से इन दोनों की शादी टल गई। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, यानी कि जब माँ ने अस्वीकार कर दिया, माँ पक्ष में नहीं थी शादी के, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस जो वेडिंग है इसको टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। ज़्यादा दिनों तक मैरिज टल नहीं पाई और 1903 में मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी कर ली और शादी के पश्चात उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज faltered मीन्स चिल्ड्रन बिकमिंग वीक। लेकिन 2 साल के बाद इनके शादीशुदा जीवन में परेशानियां आने लग गई। क्या परेशानी आई देखते हैं। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब मिलेवा ने ये सोचना शुरू किया कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने सब कुछ किया, मेरा जो एम्बिशन था मैं अपने एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ गृहस्थ जीवन में आकर के सिमट गई हूँ। तो उसे बहुत गंदा लगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था एक हाउस वाइफ की तरह जीवन बिताना। वो कुछ करना चाहती थी, उसके एम्बिशंस बहुत ऊंचे थे जो कि गृहस्थ लाइफ में रह कर के वो अपने एम्बिशन को रीच नहीं कर सकती थी, पा नहीं सकती थी। इसलिए आए दिन घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए और ये उतनी हद तक गए कि आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई चिल्ड्रन कि दोनों को आपस में एक दूसरे से अलग होना पड़ा, यानी डाइवोर्स लेना पड़ा। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे थे, उनका टेक केयर कौन करेगा अगर मिलेवा वहाँ से चली गई तो। इसी चक्कर में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1919 में उनका डिवोर्स हुआ और उसी साल उन्होंने अपनी कज़न जिनका नाम था एल्सा, उसी साल उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. Now, as Albert Einstein married Elsa, another thing happened at the same time. They coincided, means they happened at the same time. The second thing was Albert Einstein rose to world fame, means he became world famous. Everyone came to know that he was a great scientist. What happened in 1915, children? In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. जैसे ही उन्होंने एल्सा से शादी की, वे वर्ल्ड फेमस हो गए। 1915 में उन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस था और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को
एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। ग्रेविटी की थ्योरी जो हम सबको पता है, दैट इज एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, सो अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस थ्योरी को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. उसके बाद 1919 में एक सोलार एक्लिप्स लगा जिससे ये प्रूव हो गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में ही ये कैलकुलेट कर दिया था कि जब 1919 में सोलार एक्लिप्स होगा तो सोलार एक्लिप्स की वजह से सन की बीच में होने की वजह से जो एक्चुअल स्टार्स की पोजीशंस है वो कितनी डिग्रीज तक चेंज हो जाएंगी। इसलिए सब जगह ये अनाउंस कर दिया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का काम एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है और इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस में एक रिवॉल्यूशन लाए जिसके कारण वे वर्ल्ड फेमस हो गए। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन ने 1921 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स रिसीव किया। उन्हें हर तरफ से सम्मान और इनविटेशन मिले और प्रेस वालों ने भी उन्हें प्रेज़ किया। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में एकदम से एक बड़ा चेंज आया और वे वर्ल्ड फेमस हो गए क्योंकि उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लेके आई थी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 1933 में जर्मनी में नाजीज़ का पार आया। नाजीज़ का सबसे फेमस रूलर था एडोल्फ हिटलर। तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया और वे हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल था वहाँ पर न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर किया गया। न्यूक्लियर फिशन क्या है चिल्ड्रेन? न्यूक्लियर फिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिन्हें एटॉमिक बॉम्ब्स भी कहा जा सकता है, यूज़ किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। ये प्रोसेस बर्लिन में तैयार किया गया और इसकी वजह से जितने भी फिजिसिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट अमेरिका में थे वे बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि उनको ये डर था कि एडोल्फ हिटलर इस टेक्नोलॉजी को किसी भी देश के ऊपर, किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ कर सकता है। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो फासिज्म से भाग कर आए थे। फासिज्म क्या है चिल्ड्रेन? फासिज्म एक डिक्टेटोरियल कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था इटली से बाय द रूल ऑफ बेनिटो मुसोलिनी। सो बेनिटो मुसोलिनी वॉज अ डिक्टेटर जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर और इसी डिक्टेटोरियल रूल की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट यूरोप से भागकर यूएसए चले गए थे, जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। और अब ये
इन सब साइंटिस्ट को बस यही डर था कि ये जो नाजीज ने, जो कि एडोल्फ हिटलर के अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने अब एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और अब वे इस एटॉमिक बम को वे किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते थे चिल्ड्रन. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this time exploded in port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Now, Albert Einstein was requested by a colleague and he wrote a letter to the President of America. The President of America at that time was Franklin D. Roosevelt. On 2nd August 1939, Albert Einstein ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें वार्न किया कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब है जो जर्मनी ने डेवलप किया है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. अगर एक ऐसा बॉम्ब किसी भी पोर्ट पर एक्सप्लोड कर दिया जाएगा तो सारा का सारा पोर्ट तो डिस्ट्रॉय होगा ही और उसके आसपास का भी बहुत सारा एरिया ख़त्म हो जाएगा. तो इससे हमें पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे. वे लोगों की भलाई चाहते थे, वो वर्ल्ड पीस चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना कंसर्न अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस लेटर में लिखा और उन्हें वार्न किया. His words did not fall to have any effect. एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस लेटर का कुछ इफ़ेक्ट हुआ. अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिएक्ट किया. क्या रिएक्शन था अमेरिका के प्रेसिडेंट का चिल्ड्रन? आगे देखते हैं. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Children, we all know this. This is about World War II. World War II में क्या हुआ था? अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुए थे. अमेरिकन्स ने कैसे रिएक्ट किया एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेटर का चिल्ड्रन? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीक्रेटली एटॉमिक बम डेवलप कर लिया और जाकर जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया. जर्मनी ने तो ये एटॉमिक बॉम्ब डेवलप ही किया था, उन्होंने तो कहीं नहीं गिराया था, लेकिन अमेरिका ने डर में आकर जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए अगस्त 1945 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. तो चिल्ड्रेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन इस वर्ल्ड वार से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि इस वर्ल्ड वार से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके कारण वो पूरी तरह से टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, उन्हें बहुत तकलीफ़ था, उन्हें बहुत दुख था. This time he wrote a public missive to the United Nations. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को. देखते हैं उनके द्वारा लिखा गया ये ऑफिशियल लेटर क्या रंग लाता है. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. Now, children, we all know World War II की repercussion की वजह से
एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज भी प्रेजेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए, लेकिन चिल्ड्रन इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अगले 10 सालों के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड पीस में इन्वॉल्व हो गए चिल्ड्रन। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे और उनका मेन एजेंडा यही था कि कंट्रीज़ अपने पास आर्म्स इकट्ठा कर रही है, अलग अलग वेपन्स इकट्ठा कर रही है, उन्हें रोकना चाहिए। ही कैंपेन फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। उनका मेन एजेंडा था वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई तो पूरी दुनिया ने उन्हें एक विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया। वो एक वर्ल्ड सिटीज़न थे, वो पूरी दुनिया के लिए एक ही प्रकार से सोचते थे और वो एक साइंटिफिक जीनियस तो थे ही थे। तो चिल्ड्रन, इस लेसन में ये बताया जा रहा है कि एक साइंटिफिक जीनियस और एक साइंटिस्ट होने के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वर्ल्ड सिटीज़न थे जो कि वर्ल्ड पीस और फ्रीडम के एडवोकेट भी थे। And with this, we have completed this lesson. Thank you for watching.